हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पेपर में आ सकते हैं, है ना। इसमें मैंने आप लोगों के 16 क्वेश्चन रखे हैं। चलो देखते हैं अगर इन 16 क्वेश्चन में है क्या, है ना। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है बच्चों कि रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चा बता लेगा, है ना, कि रोमन साम्राज्य किधर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और आपका पश्चिमी एशिया। ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा है? रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे पता था, आप लोग तो कर ही लोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले स्रोतों का वर्णन करें। यानी हम रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला आता है बच्चों पाठ्य सामग्रियां। पाठ्य सामग्री का मतलब क्या होता है? जिसे हम पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? जिसे हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठ्य सामग्री कहते हैं। और इसमें शामिल होने वाली क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया इतिहास, है ना, पत्र, व्याख्या, ये सारे के सारे पाठ्य सामग्री में आता है। समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया इतिहास का मतलब क्या? उस समय काल में लिखा जाने वाला इतिहास को समकालीन इतिहास कहा जाता है ना। तो ये चीज थी। दूसरा आता दास्तावेज। दास्तावेजों में जो आपका इसमें शामिल होता है वो आते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? मिट्टी, चट्टान और पत्थरों पे उत्कीर्ण शब्दों को हम अभिलेख कहते हैं, है ना। और पत्थरों पर लिखे गए शिलालेख जो होते हैं। और पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों से लिखी जाने वाली पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं। इससे ये क्या है बच्चों? ये भी रोमन साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत है। इसके साथ पांडुलिपियों की जब बात हो ही रही है तो ये भी याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के लोग पेपाइरस के पत्तों पर लिखा करते थे। और ये पेपाइरस का पत्ता कहां प्राप्त होता था? नील नदी के किनारे ये प्राप्त हुआ करता था। और तीसरा आता है बच्चों भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में क्या आ जाएगा? जैसे कि आप लोगों का पुरातात्विक वस्तुएं आ जाएंगी, जो पुरानी वस्तुएं हैं इतिहासकार द्वारा। इमारत आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, बर्तन आ जाएगा, सिक्के आ जाएंगे, मूर्तियां आ जाएंगी। ये सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों? भौतिक अवशेष के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया है? रोमन साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों याद रखना, रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और एक बांटा गया है परवर्ती रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था? तीसरी शताब्दी के जो संपूर्ण भाग था उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहते हैं। और तीसरी शताब्दी के बाद के काल को कहा जाता है परवर्ती रोमन साम्राज्य, है ना। तो इस तरीके से रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। तो वही चीजें है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब क्या था? है ना, गणतंत्र यानी रिपब्लिक। आप सभी को पता है रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य अगर देखा जाए तो 509 से लेकर बच्चों 27 ईसा पूर्व तक क्या रहा था? गणतंत्र रहा था, यानी जहां लोगों का शासन था। लेकिन इस समय क्या था? सेनेट नामक संस्था जो थी ना, उसका काफी ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था। और इस काल में जो रानी थी, जो शासक था, कौन था? जूलियस सीजर इस समय शासन कर रहे थे, है ना। और सेनेट नामक संस्था काफी ज्यादा वर्चस्व देखा जाता था रोमन काल में। इसीलिए सेनेट का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? इसी टाइम पीरियड को सेनेटों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय सेनेट की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। सेनेट समाज के काफी धनी लोग हुआ करते थे, है ना। देखो, सेनेटर धनवान परिवार होते थे, एक छोटा सा समूह होता था जिनका काफी ज्यादा वर्चस्व होता था, जिन्हें अभिजात वर्ग भी कहा जाता था। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन था, यानी अभिजातों का शासन हुआ करता था, है ना। 509 से 27 ईसा पूर्व तक जो रोमन साम्राज्य था वो जूलियस सीजर का शासन था। किसका था बच्चों? जूलियस सीजर का शासन था। और जूलियस सीजर का ही पुत्र कौन था? जिसका नाम था कौन? जिसका नाम था बच्चों, जैसे आप दिख रहा होगा, ऑक्टेवियन था। कौन था बच्चों? ऑक्टेवियन। और ऑक्टेवियन ही जब राजगद्दी पर बैठा था तब इसका नाम क्या पड़ गया था? ऑगस्टस पड़ गया था, है ना। और ऑगस्टस ने ही क्या किया था? जैसे हाथ में चला गया था ऑगस्टस के, और सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती रहती थी। जो सेनेट था, सेनेट अगर कोई व्यक्ति बन जाता था तो लाइफ टाइम उसकी सदस्यता चलती रहती थी, चुनाव नहीं होता था,
है ना बच्चों। तो इस तरीके का था रोमन साम्राज्य जब रिपब्लिक था, जब गणतंत्र था, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपेट क्या था। प्रिंसिपेट क्या था, तो याद रखिएगा मैंने अभी आप लोगों को बताया 27 ईसा पूर्व में जब ऑगस्टस था, जो मतलब ऑगस्टीन ही जब राजगद्दी पर बैठा था तो उसका नाम ऑगस्टस हो गया था। तो ऑगस्टस जब राजगद्दी पर बैठा था तो उसने क्या किया था, 27 ईसा पूर्व में एक राज्य स्थापित किया था, जिसे कहते हैं प्रिंसिपेट। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपेट कहा जाता है। और ऑगस्टस का शासनकाल किस लिए जाना जाता है, शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए ये है बच्चों प्रिंसिपेट, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो आगे हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषताएं बताइए। यानी रोमन साम्राज्य में हमें क्या बताना है बच्चों, सेना की विशेषता बतानी है। तो पहला आप लोग याद रखिएगा, रोमन साम्राज्य की जो सेना थी वो व्यवसायिक तौर पर क्या थी, वेतन भोगी सेना थी। वेतन भोगी का मतलब क्या होता था, जिन्हें पे किया जाता था, है ना। पहले राजाओं के पास इतना ज्यादा सेना नहीं होती थी, लेकिन इन्हें पेमेंट दी जाती थी, वेतन भोगी सेना होती थी। और रोमन साम्राज्य में एक बोला गया था प्रत्येक व्यक्ति को 25 सालों तक क्या देनी पड़ती थी, सैनिक सेवा देनी अनिवार्य होती थी, है ना। 25 सालों तक रोमन साम्राज्य में सैनिक सेवा देनी क्या होती थी, अनिवार्य हुआ करती थी। सेना जो रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल निकाय होती थी। और रोमन साम्राज्य में कितनी 6 लाख सेना थी, क्योंकि चौथी शताब्दी तक आसपास 6 लाख सेना थी। रोमन सेना के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी, कि अगर सेना जो थी अगर आंदोलन कर दे तो राजगद्दी यूं हट जाएगी, राजा यूं हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य निर्धारित कर सकता था। सैनिक सेना से क्या करते थे, घृणा करते थे। जो सैनिक लोग होते थे वो सेना से घृणा करते थे, क्योंकि जो सैनिक होते थे धनवान होते थे, ये थोड़ा शांति प्रिय हुआ करते थे। और सेना क्या होती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। तो सैनिक को लगता था यार ये तो लड़ाई झगड़ा करते रहते, तो दूर रहो इनसे। तो इसलिए सेना क्या करती थी, मतलब सैनिक जो होती थी सेना से क्या करती थी, घृणा किया करती थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बलात् भर्ती वाली सेना से आप क्या समझते हैं। बलात् भर्ती का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, बलात् भर्ती सेना वह सेना थी जिसके कुछ वर्ग या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, उसे बलात् भर्ती कहा जाता था। जिसमें जो वयस्क पुरुष होते थे, वयस्क का मतलब क्या होता है, जो अडल्ट हो, जिसकी उम्र 18 या 21 साल हो, ऐसे लोगों को सैनिक सेवा देनी अनिवार्य होती थी। और इन्हीं को ही कहा जाता था बलात् भर्ती सेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। गृह युद्ध का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही, अगर हमारे युद्ध जो होता है अगर दूसरे देशों के साथ ना होकर हमारे देश के अगर अंदर ही युद्ध होता है तो उसे सिविल वॉर या क्या कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिनारियस क्या था। रोमन साम्राज्य को हेरोड के राज्य से प्रति वर्ष कितना दिनारियस प्राप्त होता था। तो पहला तो याद रखिएगा, दिनारियस एक जो सिक्का होता था, चांदी का क्या होता था बच्चों, सिक्का होता था, जिसमें 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होता था इसके अंदर। और रोमन साम्राज्य ये चांदी होता था दिनारियस, है ना बच्चों। जैसे दिनारियस चांदी का सिक्का था और एक सॉलिडस नामक सिक्का सोने का सिक्का होता था, सॉलिडस, है ना। तो याद रखिएगा, रोमन साम्राज्य को हेरोड से हर साल क्या होता था, लगभग 54 लाख दिनारियस के रूप में क्या होता था, आमदनी मिलती थी। 54 लाख दिनारियस के रूप में क्या होती थी, आमदनी मिला करती थी। तो ये चीजें थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। भाई रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट था क्या। देखो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया पहली और दूसरी शताब्दी तो रोमन साम्राज्य की शांति और समृद्धि के लिए जानी जाती है, लेकिन तीसरी शताब्दी में क्या हुआ था, रोमन साम्राज्य में एक खुखार वंश आया जिसे कहा जाता है संसानी वंश। ये लगभग 225 ईसा पूर्व में ईस्वी में आया था। ईरान से 225 ईस्वी में एक सबसे खुखार वंश आया जिसे संसानी वंश कहते हैं। ये काफी खुखार वंश था और लगभग 15 वर्षों के अंदर ही इन्होंने क्या किया था, रोमन साम्राज्य के अधिकांश भागों पर क्या कर लिया था, शासन कर लिया था, है ना, या उन पर नियंत्रण कर लिया था। एक अभिलेख मिला है, एक जो है अभिलेख मिला है, और अभिलेख में एक व्यक्ति का नाम है जिसने अपना नाम बताया, शाहपुर प्रथम नाम बताया उसने, है ना। देखो कहीं लिखा होगा लगभग जिन्होंने वंश संसानी वंश कहते हैं, ईरान के संसानी वंश शासक शाहपुर प्रथम ने, मतलब एक अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, उस पर एक कोटेशन लिखा हुआ, उस पर लिखा गया है शाहपुर प्रथम ने, सबसे पहले जो वहां के शासक था शाहपुर प्रथम ने क्या किया था, 60,000 रोमन सेनाओं को क्या कर दिया था, सफाया कर दिया था।
है ना। और इन्होंने क्या करती थी, इनकी पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। और कई जर्मन मूल यानी जर्मन के रहने वाले जो लोग थे, जनजातियों ने राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। भैया स्थिति तो बहुत ज्यादा बेकार हो रही है, ये तो हमें मार देंगे। तो ये लोग राइन और डैन्यूब नदी के आसपास क्या होगा, भागने लग गए थे, है ना। उन प्रांतों को पूर्वी सीमा पर बार बार हमले किए गए और इस कारण रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ना के लिए विवश होना पड़ा था। इसी समय रोम के सम्राट उन लोगों के खिलाफ निरंतर युद्ध कर रहे थे, है ना, जो रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे, जिन्हें रोमवासी क्या कहते थे, विदेशी कहते थे, बर्बर कहा जाता था। अब तुम सोच सकते हो तीसरी शताब्दी का संकट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सोच लो कि बच्चों अगर देखा जाए 27 वर्षों में 25 सम्राटों ने अपना शासन बदला है, 47 वर्षों में, सॉरी 47 वर्षों में 25 शासकों ने अपना शासन बदला है। तो इसीलिए रोमन साम्राज्य में इस काल को क्या कहा जाता है, मतलब संकट कहा जाता है, इसीलिए तीसरी शताब्दी के संकट के नाम में से भी जाना जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की मतलब विशेषता बताइए, सामाजिक विशेषता बतानी है। तो देखो बच्चों, रोमन साम्राज्य में अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलित था, यानी न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी। लेकिन जो वयस्क पुरुष होता ना, या वयस्क पुत्र होता था, बड़ा पुत्र होता था, वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहा करता था, माता पिता से दूरी रहा करता था, माता पिता के साथ नहीं रहा करता था। इसके साथ साथ देखा जाए तो होता क्या था, परिवारों में दास प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी, यानी परिवार के जो लोग होते थे सदस्य के रूप में दासों को भी रखा करते थे, है ना, दास को रखा करते थे, फैमिली के अकॉर्डिंग उसके रखा करते थे, है ना। और इसके साथ साथ महिलाएं जो होती थी ना, वो विवाह के पश्चात अपने पिता की संपत्ति में, रोमन साम्राज्य में उल्टा होता था कि महिलाएं क्या कर सकती थी, अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर पैसा चाहिए। और इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य में तो तलाक लेना बहुत ज्यादा आसान था, कोई व्यक्ति तलाक लेना क्या था, यहाँ बहुत ज्यादा आसान था, है ना। और इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य में स्त्रियों पुरुषों की जो विवाह की आयु जो है ना, वो अलग अलग निर्धारित की गई थी। जैसे स्त्रियों की जो विवाह की आयु थी 18 से लेकर 23 वर्ष तक थी, और पुरुषों की विवाह की आयु जो थी वो 28 से लेकर 32 तक थी। इस तरीके से विवाह की आयु क्या होती थी, रोमन साम्राज्य में अलग अलग हुआ करती थी। इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य में यह भी देखा जाता था कि जो पुरुष होते थे वो महिलाओं पर हावी होते थे, उन्हें मारा पीटा करते थे, है ना, ये चीज भी देखी जाती है। एक पोप अधिकारी थे जिसका नाम था ऑगस्टीन। ऑगस्टीन ने यह बताया है कि बचपन में जब वो छोटे से थे तो किस प्रकार उनके पिता जो थे ना, उनकी माता को बहुत ज्यादा मारा करते थे, है ना, उन्होंने ये बताया है। इसके साथ साथ यहाँ क्या होता था कि जो पुरुषों का अपने पुत्रों पर पूरी तरीके से नियंत्रण हुआ करता था। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि पुरुष जो क्या करते थे, अपने जो बच्चों को ना, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, जैसे एक इधर स्टोरी मिलती है कि एक छोटा सा बच्चा था, नवजात शिशु था, तो उसका पिता उसे नहीं अपनाना चाहता था, तो उसे क्या कर दिया था, उसने ठंडियों में छोड़ दिया, और बेचारा वो ठंडियों में ही वो बच्चा क्या हो गया था, मर गया था। तो इस तरीके की सोसाइटी थी, इस तरीके का समाज था रोमन साम्राज्य। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य में काम चलाऊ साक्षरता थी। काम चलाऊ का मतलब क्या है, ना ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और ना ज्यादा कम, इधर केवल काम चलाऊ साक्षरता थी। एक नगर था जिसका 79 ईस्वी में एक नगर था, पोम्पेई नगर, है ना, एक ज्वालामुखी फटने के कारण पूरा पूरा पोम्पेई नगर जो था जमीन के अंदर दफन हो गया। जब यहाँ खुदाई की गई तो इस पे जो दीवार जो होती है ना, दीवारों पे विज्ञापन चित्र पाए गए थे, है। और कॉमन सी बात है, विज्ञापन चित्र पाए गए तो ये बता रहा है कि हाँ भाई यहाँ कुछ लोग तो पढ़े लिखे हुआ करते थे। बेसिकली रोमन साम्राज्य में कौन लोग पढ़े लिखे थे, जैसे कि आपको पता है जो सैनिक सेनापति होते थे या संपदा अधिकारी होते थे, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते थे। तो यही बोल रखा है। और इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य में क्या होता था बच्चों, सांस्कृतिक विविधता होती थी, यहाँ बहुत सारी संस्कृतियां हुआ करती थी, बहुत सारी वेशभूषा होते थे, कई प्रकार के देवी देवता हुआ करते थे। तो ये था रोमन साम्राज्य का समाज। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब हमें इसमें बताना है रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। भाई पैसा कहां से ये लोग लाते थे, कहां से पैसा करते थे ये लोग, है ना। तो देखो बच्चों, होता क्या था, उनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा मजबूत होती थी रोमन साम्राज्य में। क्यों मजबूत थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य का जो था ना बच्चों, देखिए अगर बात की जाए, यहाँ बंदरगाह थे, खाने थी, खदानें थी, जैतून की तेल की फैक्ट्रियां यहाँ बड़ी मात्रा में थी, है ना। तो कॉमन सी बात है, इनकी आर्थिक व्यवस्था तो काफी ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ साथ कंटेनर का प्रयोग, यानी जैसे कि क्या होता था, जैसे शराब हो गया, जैतून हो गया, जैतून का तेल हो गया, जो या अन्य कोई लिक्विड फॉर्म होता है, यानी अन्य तरल पदार्थ जिन कंटेनर्स में डाले जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, एम्फोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एम्फोरा। याद रखिएगा, तरल पदार्थों की ढुलाई, यानी तरल पदार्थ जो होता था, जैतून, शराब, जिन कंटेनर्स में रखा जाता था उसे क्या कहते थे, एम्फोरा कहा जाता था।
है ना, एम्फोरा कहा जाता था। और इस एम्फोरा की जो खोज थी वो सबसे पहले हेनरी ड्रेसल ने की थी। भूमध्य सागर के आसपास ऐसे करीबन 5 करोड़ ऐसे कंटेनर पाए गए हैं। हेनरी ड्रेसल ने इन कंटेनर्स की खोज की थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ड्रेसल 20 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ड्रेसल 20, देखो लिख रखा है ना, इसे ड्रेसल 20 भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यानी यानी रोमन साम्राज्य के लोग क्या करते थे, अन्न को पीसने के लिए जल शक्ति और वायु शक्ति दोनों का ही क्या करते थे, प्रयोग करते थे। जल शक्ति का प्रयोग रोमन साम्राज्य में, जल शक्ति का प्रयोग भिन्न प्रकार से होता था। स्पेन, जैसे कि अगर बता रहा हूं, स्पेन से सोना और चांदी की खदानों से, मतलब स्पेन से सोना और चांदी निकालने के लिए क्या किया जाता था, जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ इनका एक संगठित व्यापार होता था, यानी बैंकिंग व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी थी और एक संगठित व्यापारिक और बैंकिंग व्यवस्था थी जिसमें मुद्रा का लेन देन काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था। तो ये था रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति के बारे में बताइए भाई। तो दासों की स्थिति कैसी थी, देखो बच्चों मैं थोड़ा डीप बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो रोमन साम्राज्य में अगर दासों की स्थिति बात बताया जाना बच्चों, तो वैसे तो रोमन साम्राज्य में दासों को पूंजी निवेश का एक साधन समझा जाता था, है ना। क्या समझा जाता था, दासों को पूंजी निवेश का एक साधन समझा जाता था, है ना। कुछ लोग जैसे कि अमीर जो लोग होते थे ना बच्चों, वो लोग क्या करते थे, दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। लेकिन जो सामान्य लोग होते थे, है ना, जो मिडिल क्लास होते थे, वो लोग दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे। यहां तक कि कई लोगों से ज्यादा अटैचमेंट हो जाते थे, उन्हें खुद व्यापार के लिए छोड़ देते थे, पैसा दे दिया करते थे, इस तरीके का था, है ना। इसके साथ साथ क्या होता था, मतलब दासों को पूंजी निवेश का एक साधन समझा जाता था। एक व्यक्ति है जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, इसके अंदर शायद नाम होगा। उसने ये बोला था कि अभिजातों को क्या करना चाहिए, अपने से जरूरत से ज्यादा औजार रखने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं दासों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ यहाँ क्या होता था, दास प्रथा के बारे में और अगर बताऊं, तो यहाँ दासों को 10-10 के ग्रुप में रखा जाता था, है ना। दासों के पैरों में जंजीर बांध के रखी जाती थी, है ना बच्चों, जंजीर बांध के रखा जाता था। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति जिनका नाम है वरिष्ठ प्लिनी, नाम है वरिष्ठ प्लिनी। तो वरिष्ठ प्लिनी ने ये बताया है कि यहाँ एक जगह थी जिसका नाम था एक फैक्ट्री थी, फ्रैंकिंसंस नाम की एक फैक्ट्री होती थी, है ना बच्चों। फ्रैंकिंसंस वैसे तो एक सुगंधित रोल होता है, तो यहाँ एक फैक्ट्री होती थी जहां ये सुगंधित रोल या धूपबत्ती जो बनती थी। तो इसमें क्या होता था, कोई भी अगर व्यक्ति या दास काम करने के लिए आता था, तो उसे पहले जालीनुमा एक मुकुट पहनना पड़ता था, है ना, और एक एप्रन पहनना पड़ता था। एप्रन तो जानते हो, लड़कियां खाना टाइप बनाती हैं, तो वो पहनना पड़ता था और उस पर एक सील लगा दी जाती थी। और जब ये लोग क्या करते थे, जब जाते थे अंदर काम करते थे और काम करके जब बाहर आते थे, तो इनसे ये सील तोड़ दी जाती थी और फिर दोबारा ये लोग चले जाया करते थे। इस तरीके से दासों से क्या किया था, काम करवाया जाता था। यहाँ तक कि दासों को दागा जाता था। दागने मतलब उनको निशान लोहे से ना गर्म करके निशान बना दिया जाता था। इससे ये पता चलता था हाँ भाई ये दास किसका है, क्योंकि अगर वो दास भागने की कोशिश करता था तो उससे पता चल जाता था भाई दास किसका है ना। इस तरीके के था दासों की स्थिति, है ना बच्चों। इसके साथ साथ कुछ लोग मजबूरी में दास बनते थे, है ना। जैसे ही कुछ लोग क्या होते हैं 25 साल 30 सालों तक क्या था, दास बन जाते थे, मजबूरी थी क्योंकि खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं थी, है ना। और देखो इसमें हम देखो क्या है, तो इस तरीके से था। अब कुछ डाटा के हिसाब से देखेंगे, देखो ध्यान से समझना बच्चों। जैसे कि पहला ऑगस्टस, अगर बात की जाए ऑगस्टस के शासन काल में इटली में ही लगभग 75 लाख दास थे, मतलब सॉरी 75 लाख जनसंख्या में से लगभग 30 लाख क्या थे, दास थे। दासों को पूंजी निवेश का साधन समझा जाता था। उच्च वर्ग के लोग क्या था, दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। दासों को नियंत्रण रखने के लिए उन्हें विशेष ध्यान दिया जाता था। दासों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता था, मैंने बताया ना 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता था, ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके, है ना, कि कौन दास काम कर रहा है, कौन दास काम नहीं कर रहा है ना। दासों को नियंत्रण रखने के लिए उनके शरीर पर क्या होता है, गर्म जो लोहे का गर्म होता है ना, वो निशान लगा दिया जाता था, है ना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में सामाजिक श्रेणियों तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों इसके अंदर था क्या, पहला तो आप लोग याद कीजिएगा, अभिजात वर्ग। इस काल में समाज की दो श्रेणियां कौन सी थी, एक तो सेनेट और दूसरा अश्वरोही संगठन था, होकर अभिजात वर्ग बन चुका था। ये वर्ग अत्यधिक धनवान था, मतलब पैसा बहुत ज्यादा था इन लोगों के पास, पैसों की कोई कमी नहीं थी। दूसरा इस वर्ग में कौन सा था, मध्यम वर्ग था। इसमें नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े हुए आम लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। इसमें समृद्ध और सौदागर और किसान भी शामिल होते थे। ये वर्ग सरकारी सेवाओं और राज्य पर क्या होते थे, पूरी तरीके से निर्भर था। तीसरा था निम्न वर्ग।
ठीक है ना बच्चों। निम्न वर्ग इसमें कौन होता था, ग्रामीण श्रमिक आते थे, इसमें औद्योगिक श्रमिक यानी उद्योगों में काम करने वाले जो कारीगर या लेबर्स होते थे वो आते थे, और कभी कभी काम करने वाले श्रमिक और हजारों की संख्या में इसमें गुलाम आया करते थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य 3 भागों में बटा हुआ था, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये 3 वर्ग थे। चलो तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती पूरा काल से क्या समझते हैं, इस काल में सुधारों और परिवर्तन का वर्णन कीजिए। यानी परवर्ती काल से आप क्या समझते हैं, इस काल में कौन से सुधार हुए थे। मैंने आपको बताया था तीसरी शताब्दी के बाद के काल को क्या कहा जाता है, परवर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है ना। और इसमें कई सारे धार्मिक परिवर्तन हुए थे बच्चों, है ना। जैसे देखो, रोमन साम्राज्य के चौथी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य उद्भव, विकास और पतन को देखा जाता है। धार्मिक परिवर्तन क्या हुआ, सबसे पहले ऐसे कॉन्स्टेंटाइन नामक एक शासक था। कॉन्स्टेंटाइन ने पहले क्या किया था, ईसाई धर्म को क्या किया, राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। ईसाई धर्म को क्या बनाएगा, राजधर्म बनाएगा। दूसरा, उसने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का क्या किया था, उदय किया था। मतलब इसी समय इस्लाम धर्म का क्या हुआ था, उदय हुआ था 7वीं शताब्दी में। तो ये था धार्मिक, ये सारे धार्मिक परिवर्तन इस काल में आ रहे थे, है ना। और इसके साथ साथ क्या हो रहा था बच्चों, सम्राट एक और नाम था जिसका नाम था डायक्लिशियन। शासक जो था ना बच्चों, डायक्लिशियन, डायक्लिशियन ने क्या किया था, अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई थी, और विस्तार होने के कारण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं छोड़कर साम्राज्य थोड़ा क्या हो गया था, छोटा हो गया था डायक्लिशियन के शासनकाल में। इसके साथ साथ सम्राट ने साम्राज्य की सीमा को पर क्या बनवा दिए थे, किलेबंद बनवा दिए थे। किसने, डायक्लिशियन ने। प्रांतों का इसने पुनर्गठन किया था, और सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया था। सैनिकों के कार्य अलग होंगे, और जो सैनिक नहीं है उनके कार्य क्या होंगे, अलग होंगे। सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता दी गई थी, जो सेनापति होते थे उन्हें ज्यादा आजादी दे दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, सैनिक अधिकारियों का समूह अधिक ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था। उसने सॉलिडस, यानी कॉन्स्टेंटाइन ने सबसे पहले सॉलिडस नामक एक सिक्का जारी किया था, है ना बच्चों, जो 4.5 शुद्ध सोने से बना हुआ था, है ना बच्चों, इसमें सोने का होता था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी के रूप में कुस्तुनिया का निर्माण करवाया था। इसने कुस्तुनिया का निर्माण कराया, और राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। सुधार के आखिर इसने कॉन्स्टेंटाइन और आपका मतलब कॉन्स्टेंटाइन हो गया और डायक्लिशियन, दोनों ने सुधार तो किए। इसके प्रभाव क्या हुए, सबसे पहले शहरी संपदा का समृद्ध हो गई। स्थापत्य कला के लिए नए रूप से क्या हुए, विकसित किए गए। भोग विलास के साधनों में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। और शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक क्या हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे, है ना बच्चों, ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो ये सारे प्रभाव हुए थे, है ना। और ये हमारा अंतिम हमारा जो प्रश्न है कि नेक्स्ट हमारा है, रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था के आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षण बताइए, कि वो क्या चीजें जो रोमन साम्राज्य में आधुनिकरण को दर्शाते हैं, है ना। तो आधुनिकरण को दर्शाने वाले अगर बात करें, ठीक है ना, तो कौन कौन से, पहला हमारा रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण, पहला क्या था, वहां एकल परिवार का प्रचलन था, सांस्कृतिक विविधता थी, यानी बहुत सारी संस्कृतियां थी, मैंने अभी बताया, है ना। इसके साथ साथ तलाक लेना वहां बहुत ज्यादा आसान था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकती थी। और रोमन साम्राज्य में स्त्री और पुरुष दोनों एक अलग वित्तीय हस्ती मानी जाती थी। इसके साथ रोमन अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण, ये तो हमने क्या बताया, हमने बताया रोमन समाज के बारे में। आधुनिकरण क्या दर्शाता है, पहला तो देखो याद रखना कि मजबूत आर्थिक ढांचा था, कंटेनरों का इसमें प्रयोग किया जाता था, धन का व्यापक प्रयोग किया जाता था, जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था, और संगठित व्यापार था। और रोमन साम्राज्य की बैंकिंग जो व्यवस्था थी ना, वो बहुत ज्यादा बेहतर थी। तो ये सारी चीजें रोमन समाज के बारे में बताती हैं या उसके आधुनिकरण को दर्शाता है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।